Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today in this video I am going to discuss about the dividend decision is the third financial management. ये हम इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो बनाया गया था उसमें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में डिस्कस किया गया था, ऐसे ही और डिसीजन के बारे में डिस्कस किया गया था। ये है डिविडेंड डिसीजंस। देखिए, डिविडेंड डिसीजंस से मतलब ये है कि आप जो शेयर इश्यू करते हैं इन्वेस्टर्स को, उन इन्वेस्टर्स को आप उनके शेयर्स पे कितना डिविडेंड पेड करेंगे। जैसे आपने अगर 100 रुपीज़ पर शेयर आपने इश्यू किया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जब आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो उस प्रॉफिट से आप कितना परसेंट डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना परसेंट डिविडेंड आप इन्वेस्टर्स को देंगे। तो डिविडेंड डिसीजन रिलेटेड टू हाउ मच ऑफ द कंपनीज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the shareholders and how much of it should be retained in the business to meet investment requires. Dividend is that portion of after tax profit which is distributed to shareholders. Dividend decisions should be taken keeping in view of the overall objective of maximizing shareholders wealth. हम डिविडेंड डिसीजंस में हम जितना अधिक प्रॉफिट अगर हम इन्वेस्टर्स को देंगे, हमारा उतना ही शेयर होल्डर्स वेल्थ क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। मतलब उतना ही हमारे शेयर के डिमांड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। उस हिसाब से हम डिविडेंड डिसीजन देते हैं। जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर्स को, एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को उनके पर शेयर पे, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। हम टैक्स पेड करने के बाद से जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर्स हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग। आप जाहिर सी बात है, आप जितना कमाएंगे उतना ही खर्च कर सकते हैं। जितनी अधिक आपकी कमाई होगी उतनी ही अधिक आपके खर्चे हो सकते हैं। इसलिए अमाउंट ऑफ अर्निंग फाइनेंशियल डिसीजन में बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है, क्योंकि कंपनी जितना अधिक प्रॉफिट अर्न करेगी, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उतना ही अधिक क्या करेगी, प्रॉफिट भी देगी। तो उस केस में डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड पास्ट अर्निंग, देयरफॉर अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन। ये एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होता है डिविडेंड डिसीजंस में कि कितना कंपनी इससे पहले प्रीवियस ईयर में कितना अर्न की थी, करंट ईयर में कितना अर्न की थी, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। हम अर्निंग की स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी से मतलब यह है कि अगर हम सपोज करिए कि प्रीवियस ईयर में हम 2019 में हमारी फर्म ने अगर 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है और 2020 में हमारे फर्म ने 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रॉफिट बढ़ते हुए मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसे हम कहते हैं अर्निंग की स्टेबिलिटी बनी हुई है। मतलब हमारा लॉस नहीं हो रहा है, हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है। और इस तरह से जितना ही हमारी प्रॉफिट की स्टेबिलिटी होती है उतना ही हम डिविडेंड डिसीजंस लेने में हमारे क्या होंगे, ईजी होगा। तो एक कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स, उतना ही अधिक डिविडेंड्स पेड करेंगे। वाइल ए कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग, मतलब कभी अधिक प्रॉफिट होता है कभी कम प्रॉफिट होता है, तो अनस्टेबल अर्निंग है इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड। और अगर कंपनी का प्रॉफिट अनस्टेबल है तो ज़्यादा डिविडेंड नहीं पेड करती है शेयर होल्डर्स को, कम से कम डिविडेंड पेड करती है। इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। किसी कंपनी की, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितना ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है उतना ही उसके डिविडेंड का अमाउंट जो होता है उतना ही अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, रिलायंस सपोज करिए है, तो रिलायंस का एक कंपनी है नहीं, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है।
यानी कि कंपनी ने बहुत ग्रोथ किया है और नियर बाई इन फ्यूचर वो नेक्स्ट ब्रांच अपना ओपन करते जा रही है, नेक्स्ट डिवीजन ओपन करते जा रही है, तो कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो उस बेस से उसके शेयर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी शेयर में और इन्वेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, इच्छुक रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि और ज़्यादा शेयर हम परचेज करें, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी डिविडेंड डिसीजंस में क्या करता है, लेने में हेल्प करता है। कंपनीज हैविंग एम्पल ग्रोथ opportunity generally pay less dividend and remain more money out of their earning of finance the required investment. The retained earning are cheaper source of finance as compared to other sources. On the other country, companies which do not have any growth plans can pay higher dividend provided they have enough earning and cash. देखिए, जिस कंपनी का ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी होता है वो कम डिविडेंड पेड करती है, ठीक है, और जो उसके जो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं वो ऐसा कोई चीपर सोर्स से, सस्ते सोर्सेज से वो फाइनेंस करती है, ठीक है। जबकि जिस कंपनी का कोई ग्रोथ का प्लान नहीं होता है वो हायर डिविडेंड पेड करती है, जिससे कि शेयर होल्डर्स उसकी तरफ ज़्यादा क्या करें, अट्रैक्ट हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कैश फ्लो पोजीशन भी डिविडेंड डिसीजंस को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश पे डिपेंड करता है कि कितना आउटफ्लो है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी इन नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। In situation of surplus cash, company can declare higher rate of dividend. However, in case of shortage of cash, company declared no or very low dividend. जब कंपनी के पास इनफ कैश हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैश हो, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा आउटफ्लो कर सकता है। और इस केस में जब उसके पास इनफ कैश रहेगा, ज़्यादा कैश रहेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर डिविडेंड पेड करेगी, अधिक से अधिक डिविडेंड पेड करेगी। और उसके पास इनफ कैश नहीं है तो वो क्या करेगी, या तो वो डिविडेंड नहीं पेड करेगी या फिर लो डिविडेंड। अब ये कैश का कैसे मामला सेटल हो सकता है? सेटल होता है कि जितना ही कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसके पास उतना ही कैश होगा, जितनी उसके पास इनफ्लो अधिक होगी उतना ही उसके पास कैश होगा। तो जब उसके पास सरप्लस कैश होगा तो वो क्या करेगा, हायर डिविडेंड क्या करेगा, पेड करेगा। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, कंपनी जो शेयर इश्यू करती है वो 2 टाइप के शेयर इश्यू करती है। एक शेयर इश्यू करती है इक्विटी शेयर्स और दूसरा शेयर करती है प्रेफरेंस शेयर। 2 तरह के शेयर इश्यू करती है। तो कुछ शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस होते हैं और कुछ शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। If the shareholders in general desire that least of certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same. There are always some shareholders who depend upon a regular income from their investment. तो शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपको आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, जब शेयर कैपिटल कंपनीज अकाउंट जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि जो जिस शेयर होल्डर्स के पास जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होगा, सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे पहले डिविडेंड पेड किया जाता है, यानी कि उनको रेगुलरली उसका इनकम जनरेट होता रहता है। टैक्सेशन पॉलिसी है। द डिविडेंड डिसीजन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी है, जितना हायर टैक्स होगा गवर्नमेंट का प्रॉफिट पे, इनकम पे, उतना ही कम डिविडेंड, लो डिविडेंड पेड करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा टैक्सेशन देने से क्या होगी, प्रॉफिट कम होगी। जब हम ज़्यादा टैक्स पेड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, और जब प्रॉफिट कम होगी तो डिविडेंड भी एक्चुअली क्या होगा, पेड हो जाएगा, डिविडेंड भी लो पेड करेंगे। तो in the present taxation policy, dividend income is tax free for shareholders, whereas company has to pay tax on dividend paid to shareholders. So in case of higher dividend distribution tax rate, company prefers to pay less from the dividend. तो इस तरह से जो कंपनी होती है, जब ज़्यादा टैक्स होता है तो कंपनी लेस डिविडेंड पेड करती है, और जब ज़्यादा
कम टैक्स होता है, मतलब टैक्सेशन कम होता है, बिलो होता है, तो क्या करते हैं, ज़्यादा डिविडेंड पेड करते हैं। 7th है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। चूँकि ये जो शेयर्स के प्राइस हैं वो मार्केट कंडीशन के ऊपर, स्टॉक मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि स्टॉक मार्केट बूम के पोजीशन में है या फिर डिप्रेशन के पोजीशन में है या फिर रिसेशन के पोजीशन पे है। तो बूम का पोजीशन मतलब तेजी के साथ मार्केट बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, बूम का पोजीशन है मार्केट में, सब कुछ अच्छा है, तो उस केस में जो शेयर्स होते हैं, उनके जो कंपनियां होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं। और वहीं पे अगर डिप्रेशन का पोजीशन रहेगा तो उस समय शेयर्स के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, कंपनी का टर्नओवर कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाती है, इसलिए डिविडेंड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहीं पे अगर रिसेशन का पोजीशन है तो रिसेशन के पोजीशन में भी डिविडेंड, कंपनी लॉस में भी जा सकती है, उस केस में भी डिविडेंड क्या होगा, या तो पे नहीं किया जाएगा या फिर कम पे किया जाएगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जो मार्केट वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर आज आपने खरीदा और पूरा मार्केट, स्टॉक मार्केट बूम के पोजीशन में है और आपके 100 शेयर की प्राइस कितनी हो जाए, 150 रुपीज़ हो जाए। तो जब 100 शेयर का प्राइस 150 रुपीज़ हो जाएगा, इसका मतलब आपके शेयर के प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका डिविडेंड भी क्या होगा, अधिक मिलेगा। ठीक है। Access to capital market, companies which can easily raise fund from capital market may depend less on reserve or retained earning for the financing their future project. These companies can pay higher dividend. However, companies with limited access to capital market is likely to declare. तो ऐसे में एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कभी कभी कंपनी एक्सेस कैपिटल जनरेट करने के लिए शेयर इश्यू करती है और उस शेयर को वो क्या करती है, अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट में लगाने के लिए उसको लेती है, और इस जो इन्वेस्टर है, जो कैपिटल जनरेट करता है, उस कैपिटल को आप फ्यूचर में वो कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करती है, और उस एक्सेस जो कैपिटल जनरेट करती है उस कैपिटल पर, उस शेयर कैपिटल पर वो हायर डिविडेंड पेड करती है। नेक्स्ट है लीगल कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस। जो कंपनी के कुछ लीगल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स, ए कंपनी हैज टू अडहियर टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। जब भी कंपनी डिविडेंड डिसीजंस लेती है या शेयर इश्यू करती है तो कंपनी एक्ट 2013 को फेवर में लेकर के करती है। ठीक है। नेक्स्ट है 10 कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट होता है वाइल ग्रांटिंग लोन्स टू ए कंपनी sometimes the lender or financer may put certain restriction on the payment of dividends in the future. In such a situation, the company should ensure the payment of dividend does not violate the terms and condition of the loan agreement. कोई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई फाइनेंसर अगर कंपनी को फाइनेंस करता है तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप इतना % से ज़्यादा कंपनी को डिविडेंड नहीं पेड करेंगे। ठीक है। तो उसके जिस कॉन्ट्रैक्ट पर वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ रहता है उसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। इन फैक्टर्स को देखते हुए हम डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।